हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण को। किसमें? मानव में, यानी कि मानव में अवशोषण या कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन बीइंग को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में कि जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन यानी मानव में जो पोषण होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है, यानी प्राणिसम पोषण होता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः 5 स्टेप आते हैं। जो कि पहला क्या है? इंजेशन यानी अंतर्ग्रहण, दूसरा है डाइजेशन यानी पाचन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, चौथा है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण और पांचवा और लास्ट स्टेप है इजेशन यानी बहिक्षेपण। क्लियर? तो इसके पहले वाले जो 2 स्टेप थे, यानी एब्जॉर्प्शन के पहले वाले जो 2 स्टेप हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, वो क्या है? इंजेशन और डाइजेशन। इन दोनों स्टेप को बहुत ही डिटेल में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अब तीसरा स्टेप जो है एब्जॉर्प्शन, उसको देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले यह समझिए कि एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का मतलब होता है सीधा सा कि किसी भी पदार्थ को आत्मसात कर लेना, यानी कि किसी एक वस्तु द्वारा किसी पदार्थ को अपने अंदर सोख लेना या आत्मसात कर लेना, उसी प्रक्रिया को कहते हैं एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। अब क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, पाचन के बाद होना है, तो कैसे होता है कि आप ये समझिए कि छोटी आंत तक जाते जाते पाचन की क्रिया संपन्न हो गई रहती है, पिछले वीडियो में बताया गया था। अब उसके बाद क्या है, जो पचित भोज्य पदार्थ हैं वो ब्लड में यानी कि रक्त में घुलनशील हो गए होते हैं, यानी कि उस योग्य बन चुके होते हैं कि अब वो रक्त में घुल करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो अब होता क्या है कि उसी छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा उस पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, यानी उसको उन पचे हुए भोज्य पदार्थों को सोख लिया जाता है छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। यानी कि सीधा सा कह सकते हैं कि पचे हुए भोज्य पदार्थों को जो छोटी आंत की आंतरिक दीवारें हैं वो सोख लेती हैं अपने अंदर, इसी प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में ये सही इसका डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में क्या है। तो यहां लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पचित भोज्य पदार्थ छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा अवशोषित करके या सोख करके रक्तवाहिनियों में उपस्थित, रक्तवाहिनियां जो पतली पतली हैं उसमें जो रक्त बह रहा है, तो रक्तवाहिनियों में उपस्थित रक्त में घोल दिए जाते हैं। यानी कि उन आंतरिक दीवारों द्वारा उसको सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। किसको? पचित पदार्थों को। और उनके अंदर छोटी छोटी पतली पतली रक्तवाहिनियां बिछी हुई हैं, उन्हीं में उपस्थित रक्त में उन पदार्थों को घोल दिया जाता है ताकि वो पूरे शरीर में अब दौड़ सकें। तो इस प्रक्रिया को, उनको सोखना, पचित पदार्थ को सोखना और उनको रक्त में घोल देना, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। क्लियर? तो यहां वही लिखा गया है, एक बार फिर से देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पचित भोज्य पदार्थ छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा अवशोषित करके रक्तवाहिनियों में उपस्थित रक्त में घोल दिए जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। क्लियर? अब देखिए क्या है कि यह प्रक्रिया होती किसके द्वारा है वो देखते हैं। तो यहां लिखा गया है कि अवशोषण की प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित रसांकुरों द्वारा संपन्न होती है। रसांकुरों द्वारा संपन्न होती है, एक विशेष संरचना है रसांकुर। क्या है वो देखते हैं, अभी बहुत क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहां एक छोटा सा टुकड़ा लिया गया है, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। कह सकते हैं कि ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टुकड़ा है छोटा सा। ठीक, काट करके टुकड़ा दिखाया गया है। अब क्योंकि ये अंदर की इसके गुहा को दिखाया गया है ऐसे, तो इसके अंदर ये जो इसकी आंतरिक दीवार है उसी में कुछ ऐसे फोल्ड्स होते हैं, यानी अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग होती है। जो आंतरिक दीवार है इसकी छोटी आंत की, वो अंदर की तरफ बहुत ही ऐसे फोल्ड होकर के मुड़ी होती है। अब इसको एक फोल्ड को थोड़ा सा जूम इन करते हैं, इसे एक फोल्ड को लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लिया, इसको लेकर के जूम इन थोड़ा सा करते हैं,
तो जूम इन करने पर ये संरचना कुछ ऐसे दिखती है। एक फोल्ड को थोड़ा सा डिटेल में देखा जा रहा है। एक फोल्ड है इसका, वन फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, जो इंटेस्टाइन के अंदर फोल्ड्स हैं, एक लाइनिंग है, उसी एक फोल्ड को, एक वो उसके कुंडली को लिया गया है, यहां पे जूम इन किया गया है। और इसके ऊपर अब कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। जब उस एक फोल्ड को जूम इन करते हैं तो कुछ ऐसे संरचनाएं इसके ऊपर देखने को मिलती हैं। ऐसे कुछ संरचनाएं छोटी छोटी प्रत्येक फोल्ड्स पे देखने को मिलती हैं, जो कि ऐसे छोटी छोटी उंगली जैसी, कह सकते हैं अति सूक्ष्म उंगली जैसी संरचनाएं हैं। इन्हीं संरचनाओं को कहते हैं विलाई यानी रसांकुर। क्लियर? तो क्या कह सकते हैं कि छोटी, इसीलिए अभी यहां लिखा गया था कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा ये होता है। तो छोटी आंत की आंतरिक दीवार में फोल्डिंग होती है, बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, और उसी एक फोल्ड्स को अगर बाहर जूम इन करके, यहां जूम इन किया गया, इसको जूम इन करके देखा जाए तो प्रत्येक फोल्ड्स पे छोटी छोटी अंगुली, छोटी छोटी अंगुली जैसी संरचनाएं उभरी हुई होती हैं, प्रवर्धित निकले होते हैं, उसी को कहते हैं विलाई या रसांकुर। क्लियर? और ये एक फोल्ड को दिखा गया है, तो प्रत्येक, ये जितने भी फोल्ड्स हैं, प्रत्येक फोल्ड्स पे ये ऐसे छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं उभरी हुई रहती हैं, उसी को कहते हैं विलाई। और वास्तव में इन्हीं विलाई या रसांकुरों द्वारा क्या होता है? अवशोषण होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक किसी विलाई को थोड़ा सा जूम इन करके देखें। किसी एक विलाई को ले लेते हैं, इसी को जूम इन कर लें, तो ये संरचना कुछ ऐसे दिखेगी। ये कुछ ऐसे संरचना है। तो देखिए, एक हो गया, ये बहुत सारे हैं तो विलाई। एक अगर है तो उसको क्या कहेंगे? वन वाइलस या विलस। सिंगुलर नंबर हो जाएगा विलस और प्लूरल नंबर है विलाई। क्लियर? अब एक विलाई को जब जूम इन किया गया तो देखा जाता है कि इसके आंतरिक दीवारों में ऐसे पतले पतले केशिकाओं का गुच्छा बिछा है। केशिकाएं कौन सी? पतली पतली नलिकाएं कह सकते हैं, रक्त में जिसमें भरा हुआ है। तो रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिनियां पतली पतली इसके अंदर ऐसे भरी हुई होती हैं। तो ये नलिकाएं सभी बिछी हुई हैं इसके आंतरिक दीवारों में, और वास्तव में इसी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इन्हीं नलिकाओं से होते हुए जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, उन्हीं में अवशोषित पदार्थ को सोख करके और उन्हीं में उनको घोल दिया जाता है। ठीक? तो अब एक बार और डिटेल में इसको समझ में आ जाएगा, अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहां क्या है कि ये छोटा सा टुकड़ा है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके आंतरिक दीवार में ये फोल्डिंग्स दिख रहे हैं, बहुत सारे फोल्डिंग्स अंदर की तरफ फोल्ड हैं। एक फोल्ड को अगर जूम इन किया गया, काट करके दिखाया गया, तो उस प्रत्येक फोल्ड पे छोटी छोटी उंगलियों सदृश रचनाएं उभरी हुई दिखाई देती हैं अंदर की तरफ। उन्हीं उंगली जैसी उभरी हुई संरचनाओं को या प्रवर्ध को क्या कहते हैं? विलाई या रसांकुर कहते हैं। अब एक विलाई को जब जूम इन किया गया, यहां सब जगह क्या है? जूम इन लिख सकते हैं। एक विलाई को यहां और इसके एक फोल्ड को यहां जूम इन, यानी कि उसको बड़ा करके दिखाया गया। तो प्रत्येक विलाई के अंदर देखा गया कि ये क्या है? रक्त केशिकाएं हैं। वास्तव में क्या है? रक्त केशिकाएं। रक्त केशिकाएं, या इंग्लिश में कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज। केशिकाएं सीधा सा समझिए कि ऐसी नलिकाएं हैं रक्त जिसमें संचारित होता है, जो इतना पतला कि केश यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा पतली होती हैं, इसीलिए इनको रक्त केशिकाएं या ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। अब ये गुच्छा होता है प्रत्येक विलाई या प्रत्येक विलस के अंदर, जिसमें अब यहां से इनके दीवारों द्वारा यहां से पचित भोज्य पदार्थ अवशोषित होंगे यहां से, और इसमें जो रक्त बह रहा है इन नलिकाओं में या केशिकाओं में,
उसमें घोल दिए जाएंगे। किसमें? रक्त में जो इसमें बह रहा है उसमें घोल दिए जाएंगे और यहां से वो होते हुए पूरे शरीर में क्या होंगे? संचरित होंगे या सर्कुलेट होंगे। क्लियर? तो ये रहा अवशोषण। तो अब सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार देख लेते हैं कि अवशोषण क्या है। कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पचित भोज्य पदार्थ छोटी आंत की आंतरिक दीवारों द्वारा अवशोषित करके जो रक्त वाहिनियों में उपस्थित रक्त है उनमें घोल दिए जाते हैं। और अगला क्या है कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित रसांकुरों द्वारा संपन्न होती है। तो रसांकुर कहां होते हैं? आंतरिक दीवार में किस जगह स्थित होते हैं? उनके अंदर कैसे रक्त केशिकाओं का जाल बिछा होता है, कैसे पचित पदार्थों का अवशोषण होता है, कैसे उसमें उपस्थित रक्त में घोल दिए जाते हैं, ये सारी चीजें अब क्लियरली समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो ये रहा एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, जो किसके द्वारा होता है? विलाई या रसांकुरों के द्वारा होता है। अगला है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। जो चौथा स्टेप है किसका? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में, वो है एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। एसिमिलेशन। ठीक, अब ये क्या होता है? हाँ, एक चीज और है कि स्वांगीकरण समझने से पहले ये समझिए कि विलाई की जो संरचना है ऐसे फोल्डेड, एक उंगली जैसी प्रवर्स जैसी संरचना है, तो इसका आखिर में काम क्या होता है? ये ऐसी संरचना क्यों है? क्योंकि आंतरिक दीवार अगर सपाट होती तब भी तो अवशोषण हो सकता था। तो ये उंगली जैसे प्रवर्ध क्यों बने होते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि ये ऐसे उंगली जैसे प्रवर्ध जब बने होते हैं तो किसके लिए होते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। ये वास्तव में एक विलाई को देखा जाए तो देखिए, इतनी ही दूरी में ये इतना ज्यादा एरिया कवर किए हुए है। अगर इसको काट करके यहां और यहां से कट करके इसको फैलाया जाए तो ये कुछ इतना लंबा होगा। तो इतनी लंबी झिल्ली या इतनी लंबी संरचना इतने में ही समाहित है, यानी कि फोल्ड करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को वहां पे इकट्ठा किए हुए है, जिससे क्या है कि इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है यानी कि सरफेस एरिया वो अधिक से अधिक है और कितने कम ही जगह में समाहित किए हुए है। इससे क्या होगा कि जितना अधिक सरफेस एरिया होगा यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उतना ही अधिक सरफेस मिलेगा किसके लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। जो पचित पदार्थों का एब्जॉर्प्शन है उतना ही अधिक से अधिक वहां पे हो पाएंगे। ठीक, तो सीधा सा है कि विलाई जो है ऐसी संरचना में क्यों है? ताकि अवशोषण के लिए अधिक से अधिक पृष्ठ क्षेत्रफल मिल सके। और ये करता क्या है कि पृष्ठ क्षेत्रफल को ही बढ़ाता है अपने इस विशेष संरचना के कारण, जो उंगली जैसे प्रवर्ध बन के ये उभरा होता है। ठीक, अब देखते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण क्या है। तो सीधा सा है, जो पचित और अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त में घुल करके और संचरित होते हुए यानी कि बहते हुए पहुंचते हैं शरीर के प्रत्येक हिस्से में, वहां उपस्थित कोशिकाओं में। तो प्रत्येक कोशिका में उन पदार्थों का भिन्न भिन्न रूप से उपयोग किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने में, नए नए कोशिकाओं को बनाने में, मसल्स बिल्डिंग में, और जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं उनको रीजनरेट करने में। ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि उन पदार्थों का जो पचित और अवशोषित पदार्थ हैं उनका प्रत्येक कोशिका में अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, और उसी उपयोग करने को ही क्या कहते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। ठीक, यानी कि पचित और अवशोषित पदार्थों का भिन्न भिन्न अंगों द्वारा या उनकी कोशिकाओं द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। क्लियर? अब लास्ट है इजेशन, जो पांचवा स्टेप है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन का, वो क्या है? इजेशन यानी बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण क्या है उसको समझिए कि जब भोजन को ग्रहण करता है मानव, जो मनुष्य खाना खाता है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे भोज्य पदार्थ पच ही जाएं। जो पच जाते हैं उनका अवशोषण होता है और उनका एसिमिलेशन होता है, लेकिन जो पदार्थ अपचित बचे रह जाते हैं, यानी जिन पदार्थों का पाचन नहीं हो पाता है, अपचित भोज्य पदार्थ, वो वेस्ट होते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, वर्ज्य पदार्थ होते हैं। अब उन वर्ज्य पदार्थ को समय समय पर मानव द्वारा एनस के थ्रू, मानव में जो लास्ट जो पोस्टेरियर ओपनिंग है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, वो है एनस। तो इसी एनस के द्वारा यानी गुदा द्वार के द्वारा उन अपचित वेस्ट मटेरियल को समय समय पर मानव द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण या इजेशन। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि अपचित भोज्य पदार्थ को समय समय पर मानव द्वारा
एनस से होते हुए यानी कि गुदा द्वार से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं इजेशन या बहिक्षेपण। क्लियर? तो ये रहा मानव में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखते हैं श्वसन यानी रेस्पायरेशन। अगला लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है रेस्पायरेशन यानी श्वसन। तो इसको सीधा सा समझिए कि जब पोषण के अंतर्गत पाचन हो जाता है, उसके बाद अवशोषण होता है, तो अवशोषित भोज्य पदार्थ रक्त में घुल करके और शरीर के प्रत्येक हिस्सों में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के वो भोज्य पदार्थ कोशिकाओं में क्या होते हैं, उनका विखंडन होता है यानी तोड़े जाते हैं वो कोशिकाओं के अंदर, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऊर्जा बिना ना तो मैं बोल सकता हूं, ना ही आप सुन सकते हैं। ऊर्जा बिना ना तो मैं लिख सकता हूं, ना ही आप देख सकते हैं। तो हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है, अनिवार्य है ऊर्जा। तो अब उस ऊर्जा की प्राप्ति कहां होनी है? तो जो पचित भोज्य पदार्थ हैं वो अवशोषण के पश्चात पहुंचते हैं प्रत्येक कोशिका में, किसके द्वारा? रक्त द्वारा बहते हुए। और उन कोशिकाओं में उन पोषक पदार्थों का या अवशोषित भोज्य पदार्थों का क्या होता है? विखंडन होता है, यानी उनको तोड़ा जाता है भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत, भिन्न भिन्न एंजाइमों की सहायता से, और उन्हीं से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रक्रिया को उन भोज्य पदार्थों का, जो अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं, उनका कोशिकाओं के अंदर टूटना और उनसे ऊर्जा की प्राप्ति होना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन या रेस्पायरेशन। ठीक? तो यहां वही लिखा गया है कि कोशिकाओं के अंदर अवशोषित भोज्य पदार्थों के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्लियर? अब क्या है कि ये जो भोज्य पदार्थों का विखंडन हो रहा है, जो भोज्य पदार्थ तोड़े जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी तोड़े जा सकते हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी तोड़े जाते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार का हो सकता है। एक है एरोबिक रेस्पायरेशन, एरोबिक रेस्पायरेशन, या इसी को वायवीय श्वसन कह सकते हैं, वायवीय श्वसन। और दूसरा हो जाएगा एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन, जिसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन यानी क्या? फिर से समझ लीजिए कि जो भोज्य पदार्थ टूट रहे हैं कोशिकाओं के अंदर और उनसे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, तो वो भोज्य पदार्थ जो अवशोषित होकर के आए हैं वो या तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट जाएंगे या तो उपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर टूट रहे हैं तो वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन, या इसी को ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक? और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो भोज्य पदार्थ टूट रहे हैं और ऊर्जा प्राप्त हो रही है, तो उसी प्रक्रिया को कहेंगे एनएरोबिक रेस्पायरेशन या अवायवीय श्वसन या अनाक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक? तो सीधा सा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो सीधा सा कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, श्वसन की वह प्रक्रिया या वह श्वसन है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो क्या कह सकते हैं? कोशिकाओं के अंदर जब भोज्य पदार्थों का विखंडन O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इस प्रकार के श्वसन को एरोबिक रेस्पायरेशन या वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं। या सीधा सा कह सकते हैं कि जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। ठीक उसके उल्टा क्या हो जाएगा कि जब श्वसन इसकी अनुपस्थिति में O2 की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जब भोज्य पदार्थ जो है अवशोषित भोज्य पदार्थ उनका विखंडन या उनको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो उस प्रकार के श्वसन को कहते हैं
एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन। तो सीधा सा क्या कह सकते हैं कि जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उस प्रकार के श्वसन को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन या अनाक्षी श्वसन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? तो सीधा सा समझ सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। रेस्पिरेशन क्या है कि जो अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं कोशिकाओं में पहुंचते हैं, कोशिकाओं में उनका विखंडन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसी प्रक्रिया को भोज्य पदार्थों के कोशिका के अंदर विखंडित होने और ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। अब वह श्वसन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि भोज्य पदार्थों का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसे कहेंगे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। और यदि वह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी भोज्य पदार्थों का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसे कहेंगे अवायवीय श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्षी श्वसन। क्लियर? इन दोनों प्रकार के श्वसन का थोड़ा सा और डिटेल होगा तब जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को हम लोग देख चुके होंगे, तब थोड़ी चीजें और इसमें ऐड होंगी कि किसमें अधिक ऊर्जा निकलती है, किसमें कम निकलती है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पे होता है, वो वहां देखेंगे जब श्वसन की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देख लेंगे तब। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन या श्वसन की क्रियाविधि या श्वसन की प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि श्वसन का मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि क्या होती है उसकी, श्वसन की। तो रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो एक बार फिर से समझिए रेस्पिरेशन किसे कहते हैं कि कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का विखंडन और उनसे ऊर्जा की प्राप्ति, यह है श्वसन। क्लियर? तो अब ये बात समझिए कि जो भोज्य पदार्थ हैं जिनसे विखंडित होकर के ऊर्जा निकलेगी वो मुख्यतः होता है ग्लूकोज। ठीक, तो यानी कि जो मुख्य भोज्य पदार्थ है जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो है ग्लूकोज। तो अब उन्हीं का विखंडन होगा, किन किन तरीकों से होगा वही इसमें देखना है, यानी कि उसी का मैकेनिज्म या क्रियाविधि देखना है हम लोगों को। या इसको कह सकते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि या श्वसन ऐसे करके मैकेनिज्म क्रियाविधि लिख सकते हैं, या ये एक और हेडिंग डाल सकते हैं कि ग्लूकोज के अणुओं का भिन्न भिन्न पथों द्वारा विखंडन, या ग्लूकोज के अणुओं के विखंडन के भिन्न भिन्न पथ। ठीक, तो ये हो जाएगा। इसमें सिंपली ये समझिए कि क्या समझना है कि ग्लूकोज के जो अणु हैं, जो मुख्य भोज्य पदार्थ है जिनसे टूट करके ऊर्जा निकलनी है, वो किन किन तरीकों से, किन किन रास्तों से होते हुए टूटता है और उनसे ऊर्जा मिलती है, वही इसमें देखना है। तो सबसे पहले क्या है कि ग्लूकोज से इसकी शुरुआत होनी है। तो ग्लूकोज जो कि क्या है, 6 कार्बन वाला अणु है। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन वाला अणु है। वो टूटता है किसमें, पायरुवेट में, या पायरुविक एसिड कह सकते हैं। फिर से समझ लीजिए कि सबसे पहले श्वसन के अंतर्गत जो उसकी क्रियाविधि है उसके अंतर्गत क्या होता है कि ग्लूकोज के अणु, ग्लूकोज यानी कि जो 6 कार्बन वाला अणु है वह टूटता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। तो वह टूटता है पायरुवेट में, जो कि एक 3 कार्बन वाला यौगिक है। ठीक, तो यानी कि कह सकते हैं कि एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का 6 कार्बन और पायरुवेट का 3 कार्बन, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं। लेकिन उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा समझिए कि सबसे पहले श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत ग्लूकोज के अणु जो कि 6 कार्बन वाले हैं वो टूटते हैं किसमें, पायरुवेट में टूटते हैं, जो कि एक 3 कार्बन वाला यौगिक है या अणु है। ठीक, और यह प्रक्रिया जो होती है, जो ग्लूकोज से पायरुवेट में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, यानी ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी ग्लूकोज के पायरुवेट में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का लिसिस हो गया, यानी वो टूट गया। और यह प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पे, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, वहां पे संपन्न होती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि ग्लूकोज के पायरुवेट में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और यह ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है, जो कोशिका का कोशिका द्रव्य है। क्या होता है साइटोप्लाज्म, आप लोगों ने 9th में डिटेल में पढ़ा होगा जब सेल या कोशिका पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये ग्लाइकोलिसिस की घटना होती है या प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर? अब क्या है कि यहां पर, हाँ, यहां पर थोड़ी सी ऊर्जा भी निकलती है, थोड़ी सी एनर्जी भी यहां निकलती है जब ग्लूकोज के अणु पायरुवेट के अणु में टूटते हैं, तब
यहाँ पे थोड़ी सी ऊर्जा भी निकलती है और इसी प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। कहां पे ये प्रक्रिया होती है? साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। क्लियर? अब क्या है, यहां तक तो सब कुछ सेम रहता है, चाहे ऑक्सीजन रहे या ना रहे, ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती है। ऑक्सीजन जो है उसकी जरूरत ही नहीं होती है। यहां ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीजन रहेगा तब भी ये प्रक्रिया होगी, नहीं रहेगा तब भी ये प्रक्रिया होगी। क्लियर? यानी कि ये दोनों में कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये दोनों में, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ये प्रक्रिया कॉमन है। अब इसी के बाद भिन्न भिन्न पथ बनते हैं। ठीक, तो अब देखिए क्या है, अब वो पाइरुवेट जो कि टूटा है किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से। अब उस पाइरुवेट में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, यहां लिखा गया है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन की है ही नहीं मात्रा वहां पे एक भी, तो क्या होगा, ये पाइरुवेट बदल जाता है एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। थोड़ी सी ऊर्जा, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, तो क्या कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो वही पाइरुवेट अब बदलता है किसमें? एथेनॉल में, या एथिल एल्कोहल कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। कवक में एक कोश की जो कवक है ईस्ट, उसी के अंदर यह प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट बदलता है किसमें? एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका एग्जाम्पल है इन ईस्ट, यानी ईस्ट में। ठीक, दूसरा क्या है कि यदि ऑक्सीजन है लेकिन उतना नहीं है जितने की आवश्यकता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की मात्रा है लेकिन कम है, उतना नहीं है जितना चाहिए, तब क्या होगा, यही पाइरुवेट ऑक्सीजन की कमी में, देखिए अनुपस्थिति और कमी में अंतर समझिएगा, यहां बिल्कुल नहीं था, यहां कमी है ऑक्सीजन लेकिन कम है। तो अगर ऑक्सीजन की कमी है तो पाइरुवेट ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी ऊर्जा में टूट जाते हैं, यानी कि ये पाइरुवेट ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी यहां पर भी प्राप्त होती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है इन आवर मसल सेल्स, इन आवर मसल सेल्स, हमारे पेशीय कोशिकाओं में ये होता है। अब इसको समझिएगा, जब कभी कभी हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ज्यादा जो शारीरिक मेहनत करते हैं, तो हमारे जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं या उसके मसल जो हैं उसमें क्रैम्पिंग आने लगती है। वो क्रैम्पिंग किसके कारण आती है? इसी लैक्टिक एसिड के निर्माण से। उन कोशिकाओं में जो हमारे मसल सेल हैं उन कोशिकाओं में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे मसल्स क्रैम्पिंग होती है। तो वो इसीलिए यहां उदाहरण लिखा गया इन आवर मसल सेल्स। ठीक, होता कब है, जब ज्यादा ज्यादा मेहनत करेंगे तो उतने ऑक्सीजन की जितनी की आवश्यकता है वहां तुरंत उसको नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है, लैक्टिक एसिड बनेगा और मसल सेल्स में बनेगा, जिसके कारण मसल क्रैम्पिंग होगी। ठीक, अब क्या है, तीसरा जो पाथ बनता है या तीसरा जो रास्ता बनता है पाइरुवेट का, वो है कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, तो ये पाइरुवेट जो है वो बदल जाता है किसमें, या टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में H2O में, और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कब, जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इन दोनों में नहीं, इन दोनों में जो ऊर्जा की मात्रा वो कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में टूट जाता है। और यह प्रक्रिया संपन्न होती है कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे पाया जाता है, कोशिका में। जब कोशिकांग आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहीं पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट टूटते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, मतलब पर्याप्त एनर्जी प्राप्त होती है वहां। तो ये है ऑक्सीश्वसन, और इसे कह सकते हैं अनॉक्सीश्वसन। अब फिर से समझिए कि पाइरुवेट का जो टूटना है या विखंडन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपूर्ण होता है, यानी कि पाइरुवेट पूरी तरह से नहीं टूट पाता है, इसीलिए जो एनर्जी है वो बहुत कम बनती है, यहां भी
और यहां भी। लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित होता है तो इसी पाइरुवेट का विखंडन या ऑक्सीकरण पूर्णतः हो जाता है, यानी पूरी तरीके से टूट जाता है और बनता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और अत्यधिक ऊर्जा या पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, और ये ऊर्जा जो होता है वो किस रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि ये रूप है किसका, ऊर्जा का, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी के रूप में वहां पे ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर। अब यहां समझिए, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ये कैसा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। वहां जो हम लोग रेस्पिरेशन का टाइप देख रहे थे ना, तो एनएरोबिक यानी कि अनाक्षी श्वसन या अवायवीय श्वसन ये होगा। और यहां पे क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए ये कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी वायवीय श्वसन होगा। ठीक, तो थोड़ा सा वहां अंतर देखे थे दोनों में, थोड़ा सा यहां अंतर देख लेते हैं। वहां क्या देखे थे कि जब श्वसन या भोज्य पदार्थ का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो वो अवायवीय श्वसन है, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन है। ठीक, दूसरा परिवर्तन क्या हो सकता है, दूसरा अंतर क्या लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी थोड़ी सी प्राप्त होती है, यानी कि जो पाइरुवेट है उसका अपूर्ण विखंडन या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्लियर। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये ईस्ट में संपन्न होता है। इधर आते हैं, अगर ऑक्सी श्वसन में आएंगे या वायवीय श्वसन में, तो क्या कह सकते हैं कि वायवीय श्वसन में क्या होता है कि जो उत्पन्न जो प्रोडक्ट होते हैं या बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल, और अत्यधिक ऊर्जा यानी पर्याप्त ऊर्जा, और ये कहां पे संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक, यानी कि कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, किसकी अपेक्षा में, किसकी तुलना में, जब ऑक्सीजन नहीं उपस्थित होता है तो। ठीक, तो ये रहा रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रियाविधि, यानी ग्लूकोज के टूटने के विभिन्न पथ। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मानव में क्योंकि ऑक्सी श्वसन होता है, हम मनुष्य ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को किस तरीके से अंदर लेता है और कैसे कैसे प्रक्रियाएं होती हैं, कैसे कोशिका तक वो ऑक्सीजन पहुंचता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में नए नए टॉपिक्स के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।